1 फ़रवरी 2003 की दोपहर को एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। STS-107 में सवार कल्पना चावला और उनके 6 अन्य क्रू मेंबर्स की पृथ्वी पर लौटते वक्त स्पेस शटल के साथ जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। लेकिन लॉन्च के दूसरे दिन ही स्पेस शटल में हुई एक तकनीकी खराबी के कारण नासा को ये पहले ही अंदाजा लग चुका था कि आगे क्या होने वाला है। फिर भी स्पेस शटल में सवार किसी भी एस्ट्रोनॉट को इस खराबी की खबर नहीं दी गई, ना ही उन्हें बचाने के लिए कोई भी कोशिश की गई। पर आखिर क्यों? और दूसरी बात यह है कि ये लॉन्च पहले भी किसी न किसी तकनीकी खराबी के चलते पूरे 18 बार पोस्टपोन हो चुकी थी। तो जब इस शटल में इतनी सारी गड़बड़ियां थी तो फिर भी उसे लॉन्च किया ही क्यों गया? जब ये पूरी घटना घटी ना, तो उसके बाद कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड यानी कि CIB का तो ये कहना था कि इस शटल के लॉन्च के अगले ही महीने एटलांटिस शटल लॉन्च होने वाला था और वो लॉन्च के लिए ऑलमोस्ट रेडी भी था। तो फिर क्या इस शटल को भेजकर कल्पना चावला और उनके साथियों की जानें नहीं बचाई जा सकती थी? अगर ये सब सुनकर आपको भी सारे सवाल सता रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि क्या कल्पना चावला को बचाया जा सकता था या फिर नहीं। नासा ने आखिर क्यों छुपाया कल्पना चावला की मौत का राज? कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जहां उन्हें बचपन से ही घर में मोंटो इस निकनेम से पुकारा जाता था। मगर टैगोर बाल निकेतन स्कूल में एडमिशन के वक्त एक ऑफिशियल नेम की ज़रूरत थी और कल्पना के पेरेंट्स ने कल्पना, ज्योत्सना और सुनैना ये 3 नाम सोच रखे थे। आखिर स्कूल प्रिंसिपल ने डिसीजन मोंटो पर ही छोड़ दिया, जिसके जवाब में उन्होंने झट से कहा कल्पना, क्योंकि उसका मतलब है इमेजिनेशन और उनका फेमस कोट है कि डू समथिंग बिकॉज यू रियली वांट टू डू इट। इफ यू आर डूइंग इट जस्ट फॉर द गोल्स एंड डोंट एंजॉय द पाथ देन आई थिंक यू आर चीटिंग योरसेल्फ। शायद अपनी इसी सोच के चलते उन्होंने हंसी खुशी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली और फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। देन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स हासिल किया और फाइनली उसी फील्ड में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से PhD भी कंप्लीट करके नासा के एक एस्ट्रोनॉट बन गई। एस्ट्रोनॉट बनने के बाद भी उन्हें ट्रैवलिंग, बैकपैकिंग और रीडिंग का शौक था। इतनी बड़ी एस्ट्रोनॉट इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाई अपनी सोच की खातिर और सभी इंडियंस के लिए एक मिसाल बन गई। लेकिन फ्रेंड्स, आखिर कल्पना की मृत्यु हुई कैसे थी, ये आप सभी जानना चाहते हो। आई नो दैट STS-107 नासा का 28 और आखिरी मिशन था, जिसमें कोलंबिया स्पेस शटल का इस्तेमाल किया जाना था। ये मिशन ओरिजिनली 2001 में प्लान किया गया था, पर इसके स्पेस शटल में बार बार तकनीकी खराबी की वजह से इसके लॉन्च को करीबन 18 बार पोस्टपोन किया गया था। जब शटल में इतनी सारी गड़बड़ियां थी तो तभी समझ जाना चाहिए था कि शटल लॉन्च के लिए फिट है ही नहीं। लेकिन इस ऑब्वियस साइन को नासा द्वारा इग्नोर किया गया और लॉन्च को फाइनली 16 जनवरी 2003 के लिए शेड्यूल कर दिया गया। इस मिशन के अंतर्गत कल्पना और उनके क्रू मेंबर्स को स्पेस में अराउंड 15 दिनों तक कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने थे और इसीलिए लॉन्च के दिन सभी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर क्रू मेंबर जिंदगी में पहली बार स्पेस में जाने वाले थे। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी स्पेस मिशन भी होने वाला था। 16 जनवरी के दोपहर को जब कोलंबिया स्पेस शटल अपने रॉकेट को साथ लेकर उड़ा, तो लॉन्च के कुछ ही सेकंड्स के बाद उसके एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की बाहरी सतह पर जो लगाया हुआ इंसुलेशन फोम का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा टूटकर तकरीबन 800 किलोमीटर की रफ्तार से शटल के लेफ्ट विंग से टकराया, जिससे उसके विंग पर लगी हुई रीइंफोर्स्ड कार्बन यानी कि RCC से बनी हुई हीट रेजिस्टेंट कोटिंग में एक 10 इंच का गहरा होल बन गया। लॉन्च के दौरान तो इस पर किसी की नज़र ही नहीं गई थी, लेकिन लॉन्च के दूसरे दिन ही जब नासा के इंटरसेंटर्स इस लॉन्च की वीडियो क्लिप्स को स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। पर नासा के ऑफिशियल्स को ये इतना सीरियस लगा ही नहीं। उन्होंने तो लिटरली फ्लाइट क्रू को एक हफ्ते तक इन्फॉर्म ही नहीं किया और फाइनली जब किया भी तो सिर्फ इतना ही कहा कि बस थोड़ा सा डैमेज है, नथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट। पर क्या सच में ऐसा ही था? स्पेस में तकरीबन 15 दिन, 22 घंटे, 20 मिनट और 32 सेकंड्स बिताने के बाद 1 फरवरी की दोपहर को जब कल्पना और उसका क्रू पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुए हैं, तो फ्रिक्शन से गर्म हुई हवा शटल के विंग में हुए उस छेद के कारण उसके अंदरूनी सतह पर जाकर पहुंचने लगी। यह हवा इतनी गर्म थी कि उसने पूरे शटल को जगह जगह से डैमेज करना शुरू कर दिया, जिससे कैबिन का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगा और सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ यहीं पर नहीं रुका,
इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज़्यादा दर्दनाक है। कैबिन के अंदर बढ़ती गर्मी के कारण क्रू के शरीर का सारा खून उबलने लगा, जिसके चलते उनकी बेहोशी की अवस्था में ही मौत हो गई, वो भी शटल के ब्लास्ट होने से पहले। एक छोटी सी लापरवाही और इतने लोगों की जानें चली गई, पर आखिर क्यों? क्या सच में इस घटना को टाला नहीं जा सकता था? वेल, इस पर CIB का कहना है कि स्पेस शटल का तो पता नहीं, लेकिन क्रू मेंबर्स की जान जरूर बचाई जा सकती थी अगर नासा के ऑफिशियल्स ने लॉन्च के 7 दिन के अंदर ही लेफ्ट विंग के डैमेज को सीरियसली लिया होता। नासा अगले ही महीने यानी कि 1 मार्च को एटलांटिस नाम का एक और स्पेस शटल लॉन्च करने वाला था, जो ऑलमोस्ट लॉन्च के लिए रेडी था। अगर शुरू में ही एक्शन लिया होता तो एटलांटिस को 10 फरवरी तक रेडी करके लॉन्च किया जा सकता था फॉर अ रेस्क्यू मिशन। और रही बात कोलंबिया की, तो उसमें इतने सप्लाईज थे कि वो सभी क्रू मेंबर्स के साथ 15 फरवरी तक आराम से अर्थ के ऑर्बिट में ही घूमता रहता। और इसीलिए अब यहाँ पर एक्चुअल सवाल नासा के ऑफिशियल्स की विल पर खड़ा हो जाता है कि नासा ने सिर्फ चुपचाप बैठ के तमाशा क्यों देखा जब वो फ्लाइट क्रू की जान बचा सकता था। CIB के अनुसार नासा के इंटर सेंटर फोटो वर्किंग ग्रुप यानी कि IPG और DA के लॉन्च के 3 दिन के अंदर ही नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के ऑफिस मैनेजर लिंडा हैम से रिक्वेस्ट किया था कि वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को कांटेक्ट करके उनसे इंसुलेशन फॉर्म टकराने वाली इंसिडेंट की हाई रेजोल्यूशन इमेज मंगवा लें। लेकिन लिंडा हैम ने दोनों ही कमेटी की रिक्वेस्ट को ये कहकर टाल दिया कि ये कोई इतना सीरियस इशू नहीं है। और आखिरकार क्लियर इमेजेस न मिलने के कारण TAT को कंप्यूटर सिमुलेटर्स की मदद से ये अंदाज़ा लगाना पड़ा कि जब एक 2 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा इंसुलेशन फोम का टाइल 800 किलोमीटर की रफ्तार से RCC पैनल से टकराता है तो उसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। TAT ने रिस्क असेसमेंट तो कर लिया, मगर आखिर असली और नकली में फ़र्क होता है ना। कंप्यूटर सिमुलेशन से मिले डेटा से वो सिर्फ इतना ही बता पाए कि शटल को री एंट्री के वक्त ही डैमेज का सामना करना पड़ सकता है, मगर ये नहीं बता पाए कि कितना। और इसका जवाब फाइनली शायद उन्हें तब ही मिला होगा जब 1 फरवरी की दोपहर को शटल दुर्घटना हो गई। खैर, ऐसी कुछ दुर्घटनाएं सिर्फ नासा के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर छोड़ जाती हैं। आज हम भले ही लिंडा हैम को इस पूरी दुर्घटना का मुख्य दोषी मान लें, पर क्या वो इकलौती ऐसी इंसान है जो लापरवाह है? हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लापरवाही के चलते अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल देते हैं। और इसीलिए ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम सभी अपनी इस लापरवाही की आदत पर थोड़ा सा ध्यान दें और ये समझें कि कभी कभार एक छोटी सी भूल की कितने बड़े अंजाम हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही फ्यूचर वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।